जैसा कि दोस्तों अपन ने ठान लिया है कि फर्स्ट ग्रेड तो बनना ही है, तो इसी कड़ी में आज मैं जॉन मिल्टन की पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर उसके बारे में पोइट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने अधिकांश मोटी मोटी बातें उसकी इंक्लूड की है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसान है, साथ साथ याद भी कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए आप, जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने इस सिलेबस के अंतर्गत। इसका जन्म 9 दिसंबर 1608 में इंग्लैंड के अंतर्गत हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर 1674 ईस्वी में 1674 इंग्लैंड के अंतर्गत हुई। मिल्टन वाज द पोइट ऑफ पीरियडियन एज। दोस्तों मिल्टन को पीरियडियन एज का पोइट कहा गया है। पीरियडियन एज की जो टाइम है वो 1617 से लेकर 1660 तक थी। 1617 से लेकर 1660 तक ये टाइम पीरियड था। और आपको पता है कि मिल्टन का जो लाइफ स्पान है वो 1608 से लेकर 1674 तक है। तो इसलिए इसको पीरियडियन एज का पोइट कहा जाता है। He also belong to रेनेसेंस पीरियड। इसको रेनेसेंस पीरियड से संबंधित भी माना जाता है क्योंकि रेनेसेंस पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1550 लेके 1660 तक था, तो इसके अंतर्गत भी आता है। अब रेनेसेंस पीरियड किसे कहेंगे कि जो प्राचीन साहित्य था, प्राचीन काल का जो साहित्य था उसको फिर से अपने कार्यकाल में ला करके उस प्राचीन साहित्य को अपनी भाषा में उसने जो है साहित्य के अंतर्गत लिखा। जो धार्मिक साहित्य था उसको उसने बताया, तो इसको रेनेसेंस मीन्स रिवाइज्ड ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड लर्निंग। जो क्लासिकल यानी कि प्राचीन जो उसकी लिटरेचर था, साहित्य था, उसको इसने रिवाइज किया। मिल्टन बिलीव्ड इन द कंसेप्ट और लर्नेड पोइट। मिल्टन अपने आप को बहुत विद्वान समझता था और ये समझता था कि वो बहुत ही गॉड गिफ्टेड है। He believed that he was endowed with the talent of writing poetry. Endowed वो होता है दोस्तों जिसको हेरिडिटी में कुछ गुण मिला हो, गॉड गिफ्टेड हो, नेचुरल हो, तो वो अपने आप को एक गॉड गिफ्टेड पोइट मानता था। ऐसे वो मानता था कि उसकी राइटिंग पोइट्री पर उसका पूरा हक है, इसलिए उसको पोइट्री लिखने का टैलेंट था। मिल्टन इज कंसिडर्ड फर्स्ट लर्नेड मैन ऑफ पोइट्री और इस प्रकार से साहित्य जगत में उसको फर्स्ट लर्नेड मैन इन पोइट्री कहा गया। ही वॉज कॉल्ड मैन ऑफ लेटर्स। इसी वजह से इसको मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। इसके उपनामों के अंतर्गत ये आ सकता है फर्स्ट लर्नेड मैन इन पोइट्री और जो है इसको मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। हिज जो उसके एडमायर्स थे, उसके जो प्रशंसक थे, कॉल्ड हिम द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। दोस्तों बता दूं क्योंकि उसको लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज कहते थे। क्रिस्ट कॉलेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, तो इसके दो कारण थे। एक तो बहुत लंबे लंबे बाल रखते थे इसलिए वो लेडीज़ की जैसे लगते थे। दूसरा ये था कि वो बहुत सुंदर थे, बहुत ही हैंडसम थे, इसलिए उसको लेडी ऑफ कॉलेज या लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। जॉन मिल्टन स्टार्टेड हिज करियर बाय फर्स्ट राइट इन लैटिन आफ्टर इटालियन एंड लास्ट इंग्लिश। जॉन मिल्टन था वो बहुत ही भाषाओं का जानकार था, बहुत सारी भाषा इसको फ्रांस, इटली, लैटिन, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारी भाषाओं के जानकार था। इसलिए उसने सर्वप्रथम अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो लैटिन भाषा में लिखना अपने लेखन कार्य शुरू किया था। उसके बाद उसने इटालियन भाषा में लिखा और उसके लास्ट अंतिम में उसने इंग्लिश के अंतर्गत लिखा। तो ये एक सीक्वेंस अपन को ध्यान में रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। ही वॉज सिविल सर्वेंट इन CWG। वो एक सिविल सर्वेंट था यानी कि सिविल सेवाओं में था। कॉमनवेल्थ जो ग्रुप था इसके अंतर्गत वो सिविल सेवाओं के अंतर्गत उसने इंग्लैंड के अंतर्गत अपनी सेवाएं दी थी। एंड और जो मिल्टन का जो आइडल मिल्टन जो आइडल मानता था, अपना मास्टर मानता, तो वो स्पेंसर को मानता था। चार्ल्स डिडोटी ये एक उसका बेस्ट फ्रेंड था। चार्ल्स डिडोटी उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार के माध्यम से वो अपनी राय उसको देता था और वो अपनी से राय दिया करता था।
तो ये 4 चीज़ों की वर्ड है, ये शब्द है, वो भी अपन को याद रखना। 1652 ही बिकेम फुली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ये 2 बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो एक तो 44 साल की उम्र में वो पूर्ण रूप से अंधा हो गया था, और वो 44 साल का कब होता है? 1652 के अंतर्गत। द एज ऑफ मिल्टन, और दोस्तों जैसे उसकी लाइफ स्पान तो 1608 से लेकर 1677 का है, लेकिन लिटरेचर की हिस्ट्री के अंतर्गत जो मिल्टन एज कहा जाता है उसका टाइम 1625 से लेकर 1660 तक है। 1625 से लेकर 1660 तक मिल्टन एज, मिल्टन का युग माना जाता है। उस समय इस मिल्टन एज के अंतर्गत 3 प्रकार के पोइट, 3 प्रकार के आइडियोलॉजी चलती थी जो अपने पढ़ी हुई जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट के अंतर्गत आता था। एक जो है कैवेलियर पोइट का ग्रुप चलता था, और एक प्यूरिटियन पोइट्स का ग्रुप चलता था। तो मिल्टन जो था वो प्यूरिटियन ग्रुप के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से ये मैंने इसकी थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी दी है दोस्तों, तो इसको अपन को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था, ये बड़ी बात है, सीनियर जॉन मिल्टन इसको कहते थे, और इसकी माता थी वो सारा जेफरी थी। और इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियाँ की थी। तो पहली जो पत्नी थी मैरी पॉवेल, जो बहुत ही, उनकी तीनों पत्नी बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत धनाढ़ परिवार से बिलोंग करती थी, जो कैवेलियर फैमिली से बिलोंग करती थी। पहली जो पत्नी थी मैरी पॉवेल, उसने 1642 में इससे शादी की थी, और ये 10 साल इसके साथ रही। इसके 4 बच्चे हुए, और चौथी जो डिलीवरी हो रही थी उसी में इसका देहावसान हो गया, डेढ़ ये चौथे बच्चे की डिलीवरी के टाइम भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जॉन मिल्टन ने जो है अपनी जो है दूसरी शादी कैथरीन वुडकॉक से की, जो मात्र 15 महीने इसके साथ रही, और वो भी डिलीवरी के साथ एक बच्ची हुई थी, उसी के साथ वो ख़त्म हो गई। और जब वो कैथरीन वुडकॉक जब ख़त्म हो गई तो उस पर बड़ा वो दुखी हुआ, और उस पर इसने एक सोनेट लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उसने अपनी कौन सी पत्नी के ऊपर सोनेट लिखा था। तो जो 2nd नंबर की जो पत्नी थी कैथरीना वुडकॉक, इसके ऊपर इसने सोनेट लिखा था। मात्र 15 महीने साथ रही थी। और जो लास्ट उसने शादी की एलिजाबेथ मिशोला से, वो उसके लास्ट तक जमन उसकी मृत्यु के बाद, मिल्टन के मरने के बाद भी रही। तो 1663 में इसने शादी की थी, और 1728 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से इसका फैमिली बैकग्राउंड था। और ये एक बात और थी कि जो मैरी पॉवेल थी इससे आधी उम्र की थी, वह 17 साल की थी, 32 साल के थे, 34 साल के थे सॉरी। और ये इनकी जो तीसरी पत्नी थी इसमें भी एज का जो डिफरेंस ज़्यादा था, लगभग 30-32 साल छोटी थी इनसे। तो ये इसके बारे में, जीवन के बारे में है। अब कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ने इसके कमेंट्स किए हैं, वो अपन देख लेते हैं। रिमार्क्स हैं पॉइंट्स के, कमेंट्स बाय अदर पॉइंट्स। टी.एस. इलियट ने मिल्टन के बारे में लिखा है कि मिल्टन रोट इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज। जो टी.एस. इलियट था, इसने ये कहा है कि मिल्टन ने जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है उसको उसने मृत बना दिया, अर्थात इसमें लैटिन भाषा का मिक्सअप कर दिया। इसकी वजह से जो इंग्लिश की रियलिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए इसको ही वाज पलिमिसिस्ट पोइट भी कहलाता है। पलिमिसिस्ट का मीनिंग होता है खंडात्मक लेखक, जो खंड खंड कर दे, अलग अलग बहुत सारी भाषाओं को मिक्सअप कर दे, तो पलिमिसिस्ट पोइट भी इसको कहा जाता। तो ये भी जो इसके उपनाम के अंतर्गत आ सकता है। और जॉन कीट था, इसने कहा कि मिल्टन करप्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज, कि मिल्टन ने इंग्लिश लैंग्वेज को करप्ट कर दिया। और उसने ये भी कहा कि इटेलाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को इटेलाइन यानी कि लैटिनाइज कर दिया, लैटिनाइज कर दिया, उसने लैटिन भाषा को मिक्सअप कर दिया। और जो जोसेफ एडिशन थे, इन्होंने इसके बारे में कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज सेंक अंडर मिल्टन, कि जो मिल्टन थे वो इंग्लिश जो लैंग्वेज थी इसके अंतर्गत डूब चुके थे। विलियम ब्लेंक ने उन्होंने अपना कमेंट दिया है कि इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। तो इसके अंतर्गत एक ये शब्द डेविल्स पार्टी उनको याद रखना है।
क्योंकि ये डेविल्स पार्टी किसने कहा था, तो ये आपको विलियम ब्लैंक ने कहा था, ये अपन को याद रखना है। विलियम हेले ने भी कुछ कहा है, ही कॉल्ड हिम ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर जो है वो विलियम हेले ने कहा है। इन हिज अपनी उसने बायोग्राफी लिखी थी 1796 में, तो उसमें इसने मेंशन किया है जो विलियम हेले ने जॉन मिल्टन को ग्रेट इंग्लिश ऑथर कहा है। फिर टेनिसन ने भी रिमार्क दिया है, माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज, स्किल्ड टू सिंग ऑफ ट्यून ऑफ एटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, वॉइस ऑफ इंग्लिश। तो ये इसने ये कहा है कि इसकी जो ज़बान में था वो भगवान का कोई एक वरदान था, और इसने बहुत पूरे विश्व में इंग्लैंड की बहुत ऊंचाई तक लेके गया एक साहित्य जगत को। तो शॉर्ट में अपन को वॉइस ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की आवाज़ बन करके ये उभरे, तो टेनिसन ने ये कमेंट दिया है। तो दोस्तों अभी ये इतना ही है, और भी बताएंगे इसके बारे में, इसके वर्क्स की डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके वर्क की। जॉन मिल्टन के जो वर्क थे वो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क में ले रहा हूँ, वैसे बहुत सारे वर्क हैं इसके, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, उससे पूछे जाते हैं, उन्हीं की अपनी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसका जो फर्स्ट वर्क था ये कॉलेज टाइम पर लिखी हुई एक सनेट है 1629 में, 1659 में, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। क्रिस्ट कॉलेज के नाम से जो है इस पॉइंट को, इसकी बहुत ही वेल नोन पॉइंट है, इसकी रचना की थी 1630 में। ऑन शेक्सपियर नाम से इन्होंने एक सोनेट की रचना की थी, और 1631 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, जब वो 23 उम्र के हो गए थे तो उस पर उन्होंने लिखा था। 1632 में एन एलोवेरा ये कॉलेज टाइम की लिखी हुई थी। एन एलोवेरा एक शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है द हैप्पी मैन। एलोवेरा का मतलब होता है द हैप्पी मैन, खुश आदमी। और 1632 में ही आईएल पेंसिलोसा लिखा द मेलनकली मैन, अर्थात उदास व्यक्ति। पेंसिलोसा और एलोवेरा ये दोनों लैटिन शब्द है। एलोवेरा का मतलब होता है हैप्पी मैन, और पेंसिलोसा का मीनिंग होता है द मेलनकली मैन, मतलब दुखी आदमी। 1635 में इसने थॉमस लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो, इसको याद सकता है, बहुत बार लिखा गया है। एक मास्क था। और 1635 के अंतर्गत ऋषिदास, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एलजी होती है, एक शोक गीत होता है, उन्होंने लिखा ऋषिदास। इसलिए लिखा था क्योंकि एडवर्ड किंग इनके दोस्त थे, कॉलेज समय में इनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के ऊपर एक शोक गीत लिखा है एलजी ऋषिदास के नाम, बड़ी फेमस है इनकी। 1645 में पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने मिस्टर जॉन मिल्टन पर ये इंग्लिश और लैटिन दोनों भाषाओं में इन्होंने जो है इस पर एक पोएम लिखी थी। 1652 में जो हम हमारे सिलेबस में ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो ये साल बड़ा ही वर्ष रहा उनके लिए। उनकी जो पहली पत्नी थी मैरी पॉल मैरी, ये भी ख़त्म हो गई थी, और 1952 में पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए थे, जब उनकी जो एज थी 44 ईयर की थी, 44 साल की उम्र में पूर्ण रूप से ये अंधे हो गए थे। फिर 1655 में ऑन द लेट मैस्टर्स इन पिडमंट लिखा गया, ऑन द लेट मैस्टर्स इन पिडमंट लिखा गया। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया, फेमस इसका एक एपिक है, जिसमें पहले 10 बुक थी, लेकिन बाद में 7 नंबर और 10 नंबर बुक्स के दो पार्ट करके 12 बुक हुई थी, और ये ब्लैंक वर्ड है और बड़ा महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। जब इसके दोस्त ने कहा कि आप पैराडाइज लॉस्ट का मतलब था स्वर्ग से निष्कासन, स्वर्ग से निकाल दिए गए, तब आपको ऐसे महसूस हुआ, तो जब आप स्वर्ग में थे तो कैसा था। दोस्त ने ऐसा कहा, तो उन्हीं की एडवाइस पर इन्होंने पैराडाइज रीजेंट के नाम से जो है ये लिखा है। इसमें 4 बुक्स और ऐड की गई, ये जो है 1671 के अंतर्गत लिखा गया।
1671 में ही सैमसन एगोनिस्ट के नाम से एक ये वर्स थी, ड्रामा ग्रीक ट्रेजेडी के अंतर्गत इन्होंने लिखा था। और लास्ट में इसने आर्केडीज एक मास्क था, जिसका एक सबटाइटल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सब टाइटल क्या है इसका? एन एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेड इन द कैसल डोगेज के अंतर्गत ये इसका एक सबटाइटल है, तो ये भी तुमको ध्यान में रखना है। 1664 में ये सब इसके पोइट्री वर्क है, एक प्रोज वर्क भी है एरोपेजिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरोपेजिटी का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप प्रोज वर्क तो इससे बहुत सारे हैं, लगभग 15 से 17 के बीच है, लेकिन जिसको इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है एरोपेजिटी का, इसके बारे में जो है ये जो बताई हुआ है, तो आप इसको एक बार देखेंगे और आगे भी इसका अगला वीडियो